नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टी हॉल में। अब तक आपने पढ़ा कि पार्टी में हर किसी को पता चल गया कि अनाया अपनी ही सगाई से भाग गई थी और हर कोई अलग अलग तरह की बातें बना रहे हैं। ज्यादातर लोग तो अनाया को ही कसूरवार ठहरा रहे थे, लेकिन कुछ समझदार लोग जो बात की गहराई को समझने की काबिलियत रखते हैं, वह अनाया को सपोर्ट कर रहे थे। तभी राजेश कपूर बुझी हुई आवाज में बोले, मुझे माफ कीजिएगा, मेरी बेटी अनाया की लापरवाही की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। वह सगाई से भाग गई, उसकी वजह से ही मेरी दूसरी बेटी जानवी ने सकी जगह पर यह सगाई की है, ताकि दोनों खानदान की समाज में बेइज्जती ना हो। आप उसे क्रिटिसाइज ना करें। वही हर तरफ अब अनाया की बुराई हो रही थी, खास करके शेयर होल्डर और बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच। एक औरत बोली, पता नहीं कितनी घटिया लड़की है जो अपने बाप का नाम कटवा कर चली गई। तभी दूसरी औरत बोली, सही बात है, मुझे तो लगता है इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा, इसलिए भाग गई। तभी तीसरी औरत बोली, वैसे भी वह गांव से रहकर आई थी, उसे क्या पता कि हाई सोसाइटी में कैसे रहते हैं, और इस चक्काचौंध को देखकर वह भाग गई। गवार लड़की, सच में बेवकूफ थी। तभी एक औरत बोली, पता नहीं कैरेक्टर लेस होगी जो भाग गई। उन्हें नहीं पता था कि कोई उन सब पर नजर रख रहा है और उनकी यही बातें उनकी बर्बादी लाने वाली है। हर तरफ इसी तरह की बातें हो रही थी, जिसे सुनकर कपूर खानदान खुश हो रहा था, खास करके शेयर होल्डर के उतरे हुए चेहरे और उनके चेहरे पर आई हुई वह अजीब से नागवारगी के भाव, जिसकी वजह राजेश कपूर साफ साफ समझ गया कि अब शेयर होल्डर भी अनाया के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं और उसे नाखून है। दूसरी ओर जानवी कपूर तो अंदर से इतनी खुश थी कि उसका दिल कर रहा था वह डांस करने लगे, लेकिन चेहरे पर अभी भी वह बेचारगी और एक दर्द के भाव रखे खड़ी थी, जैसे उससे ज्यादा बेचारी औरत इस पूरी पार्टी में कोई नहीं है और उसे पर अत्याचार हुआ है और उसने मजबूरी में विशाल से सगाई की है। सबसे ज्यादा उथल पुथल किसी के दिल में थी तो वो था विशाल। कपूर खानदान खुश हो रहा था और जानवी को किसी शाइनिंग स्टार की तरह सबसे बधाइयां मिल रही थी और अनाया को हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा था। तभी वहां पर एक एम्बुलेंस की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर सबका ध्यान उस ओर चला गया। हर कोई पार्टी में अपने में ही खोए हुए थे। अचानक एम्बुलेंस की आवाज सुनकर सबकी बातों का टोपी बदल गया कि इस वक्त यहाँ एम्बुलेंस क्या कर रही है। एम्बुलेंस जो गेट पर ना रुककर सीधे ही पार्टी वेन्यू के बीच में आ गई। यह देखकर कपूर खानदान थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि इस तरह से किसी भी एम्बुलेंस को अंदर आने देने की परमिशन सिक्योरिटी कैसे दे सकती है। हर कोई उस एम्बुलेंस की ओर बढ़ गया। तभी एम्बुलेंस का दरवाजा खुला तो भीड़ में से एक औरत बोली, पता नहीं कौन है अंदर, लगता है कपूर खानदान का कोई रिलेटिव है जो बीमार था। तभी एक औरत बोली, पता नहीं इस तरह से एम्बुलेंस में कौन आया, वह भी इतने अच्छे मौके पर। तभी एम्बुलेंस में से एक डॉक्टर, जिसने मिलिट्री हॉस्पिटल का बेज पहना था, वह बाहर आया। उसके साथ साथ 2 मिलिट्री ऑफिसर भी बाहर आए और कुछ और वार्ड बॉय भी बाहर निकले, जिनके हाथ में व्हीलचेयर थी और जिस पर एक लड़की बैठी हुई थी, जिसकी बॉडी में जगह जगह चोट के निशान और बैंडेज लगी थी। यहाँ तक कि उसके सिर पर भी बैंडेज लगी हुई थी। वह ढंग से चल भी नहीं पा रही थी, इसीलिए उसे व्हीलचेयर पर बिठाया गया था। वही उसे इंसान की आंखें देखकर सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। भले ही अनाया का चेहरा किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसकी वह गहरी ब्लू नीली आंखें हर कोई पहचानता था। अनाया की पहचान ही उसकी वह गहरी ब्लू आंखें थी। आंखों को देखकर ही हर कोई उसे पहचान गया कि यही अनाया कपूर है। वही विशाल जो खुश हो रहा था, वह अनाया को इस हालत में देखकर परेशान हो गया। दूसरी ओर सबसे ज्यादा कोई डरा हुआ था तो वह था कपूर खानदान। इसलिए राजेश कपूर आगे आते हुए परेशान होने की एक्टिंग करते हुए बोले, अनाया बेटा, तुम इस हालत में यहाँ पर कैसे, क्या हुआ तुम्हारे साथ। वो बस अनाया को वहां से हटाना चाहता था ताकि उसकी पोल न खुले। रवीना कपूर भी अपने पति की चल समझ गई। वो भी बेचारे बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, बेटा तुम ठीक तो हो, तुम्हारी यह हालात कैसे हुई। वही कपूर खानदान को इस तरह से रंग बदलते देख अनाया के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने थोड़ी दर्द भरी आवाज में कहा, कुछ खास नहीं मिस रवीना, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर राजेश कपूर की ओर देख बोली, मिस्टर कपूर आप भी मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है
और यहाँ पर यह पार्टी किस चीज की है? यह सुनकर वहां खड़े आसपास के लोग आपस में बातें बनाने लगे। एक औरत बोली, भला सुनो, जिनकी सगाई की पार्टी है वो खुद जाकर पूछ रही है कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी एक औरत बोली, सही बात है, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा बकवास करने लगे हैं। उन्हें बड़ों के लिए मान सम्मान की कोई परवाह ही नहीं। यह सुनकर अनाया आंखें छोटी करते हुए थोड़ी दर्द भरी मगर गंभीर आवाज बोली, किसकी सगाई हो रही है और आप यह किस बारे में बात कर रहे हैं? तभी एक बड़बोली औरत आगे आते हुए बोली, अरे लड़की, इतनी चौंक क्यों रही हो? यह तुम्हारी ही सगाई की पार्टी है। हमें तो हफ्ते पहले इनविटेशन मिला था। तुम्हें अपनी ही सगाई के बारे में पता नहीं है? जो तुम इस तरह से नाटक कर रही हो। एक तो सगाई से भाग गई, सबके सामने नाक कटवा दी, और तुम्हारी बेचारी बहन को सबके सामने खानदान की इज्जत बनाने के लिए विशाल से सगाई करनी पड़ी, और तुम यहाँ आकर इस तरह से नाटक कर रही है। उसकी हाँ में हाँ भरते हुए बाकी सब लोग भी बातें बनाने लगे। वही रवीना जो बार बार कुछ बीच में बोलने की कोशिश कर रही थी और उस औरत को चुप करवाना चाहती थी, वो सब कुछ सुन डर से चुप हो गई। वो जान गई थी कि अब उनकी पोल खुलने वाली है। वही मेहता खानदान भी अनाया से नाराज था, इसलिए कविता मेहता आगे आते हुए बोली, अगर तुम्हें सगाई नहीं करनी थी तो तुम पहले ही मना कर देती। इस तरह से हमारी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? सबके सामने नाक कटवाती तुमने हमारी, अब यहाँ आकर बेचारी बन रही हो। बाकी सब भी उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। तभी जो मिलिट्री ऑफिसर वहां खड़ा था वह रौबदार आवाज में बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? जानते भी हो कि क्या बोल रहे हो? यह सुनकर बाकी सभी लोग खामोश हो गए। तभी रवीना कपूर अपना भांडा फूटने के डर से मासूम आवाज में बोली, आपको मेरी बेटी की साइड लेने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि वह किस तरह की लड़की है। हमारे लाड प्यार ने उसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। अब चिंता मत कीजिए, यहाँ से आगे हम उसका ध्यान रख लेंगे। उसे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। यह सब कुछ कहकर वह बात काट रही थी और एक तरह से उन लोगों को वहां से भेज रही थी। क्या रवीना कामयाब होगी अपनी चाल में? और क्या अनाया खुद को सही साबित कर पाएगी? पार्टी हॉल में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया पार्टी में आती है और उसे इस तरह से देखकर पार्टी में सभी लोग उसे पर इल्जाम लगाते हैं और बात करने के लिए रवीना कपूर उन मिलिट्री ऑफिसर्स को वहां से जाने का इशारा करती है। लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स उन सब की बातें और रवीना कपूर की चाल समझते हुए थोड़े गुस्से में बोले, नाटक करना बंद कीजिए। मुझे बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को अपनी बेटी की कितनी चिंता है। जो लड़की पिछले हफ्ते से कोमा में पड़ी है, जिसके बारे में जानकारी लेने के लिए उसका एक भी परिवार का सदस्य हॉस्पिटल नहीं आया, और आप यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि आपकी बेटी लापरवाह है। आपको पता भी है कि आपकी बेटी का कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। वह मौत के मुंह से बाहर आई है, यहाँ तक कि उसे होश भी आज सुबह ही आया था। हमें एक हफ्ते से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़की का कौन से परिवार से लेना देना है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता चल। यहाँ तक कि हमने पुलिस स्टेशन में भी पता करवाया, लेकिन किसी ने भी उनके गायब होने की खबर नहीं लिखवाई। और आप कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। वही उस मिलिट्री ऑफिसर की बात सुनकर भीड़ में सन्नाटा सा छा गया और कपूर खानदान के चेहरे पर एक तमाचा लग गया। वही मेहता खानदान तो गुस्से और नफरत से कपूर खानदान को घूरने लगा। वह लोग इतने भी नादान नहीं थे, वह लोग कपूर खानदान की चाल समझ गए। तभी दिव्या जो खुन्नस खाए बैठी थी, वह आगे आते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या यह लड़की एक हफ्ते से अस्पताल में एडमिट थी? तो वह मिलिट्री ऑफिसर थोड़ा कड़क आवाज में बोला, क्या आपको मैं कोई जोकर लगता हूँ? मैं रिपीटेड मिलिट्री कमांडर हूँ और आपको लगता है मेरे पास इतना फालतू वक्त है कि मैं मजाक करूंगा? आज सुबह ही इन्हें होश आया है। तकरीबन एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है जब यह हमें खाई के पास मौत के मुंह से जूझती हुई मिली थी और मिलिट्री कमांडर ने इन्हें रेस्क्यू किया था। उनकी हालत खराब थी, इसलिए हमने इन्हें मिलिट्री अस्पताल में ही एडमिट कर दिया। हमें लगा कि कोई खुद आएगा उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, लेकिन जानकारी तो दूर की बात है, उनके लापता होने की रिपोर्ट भी किसी ने पुलिस में नहीं लिखवाई। वही उसकी बात सुनकर दिव्या हंसते हुए कपूर खानदान को देखकर ताना मारते हुए बोली, ओह, तो आप लोग यह साजिश करते रहे थे हमारे साथ? तभी विशाल की माँ भी थोड़ी गुस्सेल आवाज में बोली, इसका मतलब एक हफ्ते पहले जब हम अनाया का रिश्ता लेकर कपूर मेंशन आए थे, तब अनाया पहले से ही गायब थी, क्योंकि इस ऑफिसर का कहना है कि अनाया तकरीबन 10-12 दिन से बेहोश पड़ी थी।
और हम तो सिर्फ एक हफ्ते पहले ही कपूर मेंशन आए थे। वही उसकी बात सुनकर कपूर खानदान डर से पसीना पहुंचने लगा। रवीना कपूर नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अनाया तो किसी बिजनेस के काम से बाहर गई थी, हमें लगा वह वहीं पर है। यह सुनकर दिव्या गुस्से में बोली, अगर वह वहां थी तो आपने ऐसा क्यों कहा कि अनाया शादी करने के लिए तैयार है? यह सुनकर अनाया, जो लोगों की बात पहले से जानती थी, वह मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, आप किस बारे में बात कर रही है और किसकी शादी की? तो विशाल की मां प्यार से उसके पास आई। उसे लगा उसको एक और मौका मिल गया अनाया को फंसाने का। तो वह उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा तुम्हारी मॉम और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और हमने सालों पहले ही तुम्हारी और विशाल की सगाई पक्की कर दी थी। हम चाहते थे तुम्हारी शादी हो, इसलिए एक हफ्ते पहले मैं तुम्हारी और विशाल की सगाई का प्रस्ताव लेकर कपूर मेंशन आई थी और हमने तुम्हारी शादी पक्की की थी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो डिटेल में अनाया को बता देती है। हालांकि अनाया को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वह चौंकने का नाटक करते हुए गुस्से में मिस्टर कपूर की ओर देखकर बोली, मिस्टर कपूर मानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते। सालों पहले आपने मुझे छोड़ दिया था और आप मुझे वापस भी मजबूरी में लाए थे, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि कंपनी के शेयर होल्डर की वजह से आप मुझे वापस लाए थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझे बिना पूछे ले ले। और अगर मेरी माँ की यह इच्छा थी तो आपने मेरी जगह जानवी की सगाई क्यों करवा दी? वहीं उसकी बात सुनकर अब भीड़ में एक और बवाल मच गई कि अगर यह सब कुछ सच है तो सब कुछ कपूर खानदान ने ही किया है। हर कोई उसे नीची नजरों से देखने लगा। एक औरत थोड़ी नाराज आवाज में बोली, मैंने बड़े बड़े खानदान में पॉलिटिक्स तो देखी थी, लेकिन इस हद तक पॉलिटिक्स नहीं देखी थी। एक बेटी मौत के मुंह में लड़ रही है और पूरा खानदान उसकी जगह किसी और को देने में तुला हुआ है। तभी एक औरत बोली, सच में माँ माँ होती है और सौतेली माँ सौतेली, यह तो सगा बाप ही सौतेला बन गया। कपूर खानदान की जायज वारिस को सालों तक इन लोगों से छुपा कर रखा है। इन लोगों से भी उनका पेट नहीं भरा, तो अब उसके हिस्से की खुशियां भी इस गोद ली हुई बेटी को देने लगे। और सबकी आंखों में धूल जोकर यह कहने लगे कि अनाया सगाई से भाग गई है। यह सुनकर तो अनाया की मुठिया कस गई। हालांकि उसे पता था, इसलिए वह ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी वह नाटक करते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? भला मैं क्यों अपने घर से भागने लगी? और अगर मुझे सगाई नहीं करनी होती तो मैं सामने से मना कर देती। मेरे बारे में इस तरह की बकवास बातें फैलाने की क्या जरूरत थी? इन सब में सबसे ज्यादा अगर कोई गुस्से में था तो वह था जानवी। जानवी ने यह बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी सगाई के इतने अच्छे मौके पर अनाया आ जाएगी। थोड़ी देर पहले वो इस पार्टी की जान थी और हर कोई उसे प्रशंसा की नजरों से देख रहा था। हर किसी की नजरों में उसके लिए तारीफ थी कि खानदान की इज्जत बचाने के लिए वह अपनी बहन की जगह पर सगाई करने के लिए तैयार हो गई। और यहाँ तक कि कंपनी के शेयर होल्डर भी उसे एडमायर कर रहे थे। उसे लग रहा था कि अब आसानी से वह अनाया का सब कुछ छीन लेगी, लेकिन अनाया की वहां आ जाने पर से उसके हाथ से सब कुछ चला गया और अब सब लोग उसे नीचे नजरों से देख रहे थे और गिरी हुई औरत कह रहे थे, जिसने अपनी ही बहन का मंगेतर चुराया हो। वह नफरत से और मर्डर कर देने के इरादे से अनाया को घूर रही थी। क्या जानवी वापस सबको अपनी साइड कर पाएगी? और क्या होगा आगे कपूर खानदान के साथ? पार्टी में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से जानवी अनाया को नफरत भरी नजरों से देख रही थी, क्योंकि उसके आने भर से उसका सब कुछ चला गया और हर कोई कपूर खानदान को नीचे नजरों से देखने लगा। वही बात को बढ़ता देख और हालात को हाथ से जाता देख राजेश कपूर सबकी ओर देखकर गंभीर आवाज में बोले, यह पार्टी यहीं खत्म होती है। मैं सभी मेहमानों से आग्रह करूंगा कि वह लोग हमें अकेला छोड़ दे। हालांकि मेहमान जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वह लोग किसी के घर में जबरदस्ती नहीं रुक सकते थे। इसीलिए कपूर खानदान को कोसते हुए और गालियां देते हुए वहां से चले गए। हर कोई अनाया को ब्लेसिंग दे रहा था। कंपनी के शेयर होल्डर्स भी राजेश कपूर के पास आए और थोड़ा नाराज और गंभीर आवाज में बोले, मिस्टर कपूर, अच्छा होगा कि आप इस बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करें और हमें एक अच्छी एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण चाहिए। आखिरकार मिस अनाया कपूर इंडस्ट्री की लीगल मालकिन है और उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हमें बर्दाश्त नहीं है। हालांकि सभी शेयर होल्डर का मानना यह नहीं था, लेकिन आज का तमाशा कुछ ज्यादा ही बड़ा था।
और जो शेयर होल्डर राजेश कपूर के साथ थे वह भी इस बार नाराज थे, क्योंकि ऐसी घटिया साजिश की उन लोगों को भी उम्मीद नहीं थी। और सबकी बातें सुनकर राजेश कपूर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगने लगा था कि इस बात का कोई भी लेना देना कपूर इंडस्ट्री से होगा। लेकिन आज वह समझ गए थे कि अनाया का साथ जो कुछ भी होगा उसका सीधा असर उनके बिजनेस और उनके शेयर होल्डर के बीच भी पड़ेगा। वह माफी मांगते हुए बोला, आप बस मुझे मौका दीजिए, मैं इसका लीगल एक्सप्लेन आपको जरूर दूंगा, चिंता मत कीजिए। सभी शेयर होल्डर अनाया के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आश्वासन देते हुए वहां से चले गए। कुछ जो अनाया से ज्यादा क्लोज नहीं थे वह दूर ही से अनाया को ग्रिट करके चले गए। सबसे आखिर में मिस्टर सिंघानिया का असिस्टेंट वहां आते हुए गंभीर आवाज में बोला, मिस्टर राजेश कपूर, इस बारे में मिस्टर सिंघानिया आपसे खुद बात करेंगे। उन्होंने मुझे यही कहा है। उनको भी इस बारे में पता चल चुका है और मुझे नहीं लगता कि इस बार आप उन्हें कोई ढंग का एक्सप्लेनेशन दिए बिना छूट सकते हैं। वही उसकी बात सुनकर राजेश कपूर की मुठिया कस गई। वो है एक नजर उन सौतेली माँ बेटी पर भी नजर डालता है, जैसे उन्हें धमका रहा हो, और फिर अनाया को ग्रिट करते हुए बोला, अपना ख्याल रखिएगा। अनाया भी मुस्कुराकर हमें सिर हिला देता है। वह जानती थी कि मिस्टर सिंघानिया सच में उसे अपनी नातिन की तरह मानते थे। उन सब के जाने के बाद वहां पर सिर्फ मेहता खानदान और कपूर खानदान बचा था। वह एम्बुलेंस भी वहां से जा चुकी थी और अब तक वहां पर सावित्री देवी भी आ चुकी थी। वह अनाया को देखकर रोते हुए बोली, अनाया बिटिया, आप ठीक तो हो? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई है? अनाया धीमी आवाज ने उन्हें आश्वासन देते हुए बोली, सावित्री माँ, चिंता मत कीजिए, मुझे अंदर लेकर चलिए। थोड़ी की देर में सभी लोग कपूर मेंशन के हॉल में बैठे हुए थे। अब सगाई का माहौल मातम में बदल चुका था। किसी के दिल में नफरत थी, तो किसी के दिल में गुस्सा था, तो किसी के दिल में अफसोस था, तो कोई अनाया को मार डालने की नजरों से घूर रहा। तब अनाया फिर भी वहां पर सबको देखते हुए बोली, अब मैं थक चुकी हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। इतना बोलकर वो अभी जाने ही वाली थी, लेकिन तभी विशाल उसके आगे बैठते हुए प्यार से बोला, अनाया, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो। इतना बोलकर वह उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन अनाया हाथ पीछे खींचते हुए बोली, भूलो मत मिस्टर विशाल, आपकी सगाई मेरी बहन से हुई है और मेरा हाथ पकड़ना आपको शोभा नहीं देता। हालांकि इसकी यह हरकत विशाल को पसंद नहीं आई, लेकिन जानवी मन ही मन बोली, अब यह घटिया लड़की नाटक कर रही है, सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है। मुझे भी पता है, इसे भी विशाल चाहिए, यह बस एक्टिंग कर रही है। इसलिए वह आगे आते हुए अनाया के पास बैठकर हाथ पकड़कर बोली, अनाया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर यह सब कुछ नहीं किया। अनाया उसे बिना देखे सबकी ओर देखकर बोली, मुझे जाना चाहिए। तभी विशाल थोड़ा परेशान आवाज में बोला, अनाया, तू बात को समझो, तुम्हारी मॉम चाहती थी कि हम दोनों की सगाई हो और शादी हो, तो इस बात को ऐसे कैसे झुकला सकती हो? अनाया बेचारी बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, मुझे पता है कि मेरी मॉम यह चाहती थी, लेकिन अब जबकि मिस्टर कपूर और मिस रवीना यह नहीं चाहते कि मेरी सगाई आपसे हो और उन्होंने जानबूझकर मेरी जगह जानवी की सगाई आपसे कर दी है, तो ना चाहते हुए भी हम इस हकीकत को ठुकरा नहीं सकते कि आपने और जानवी ने सगाई की है। और अगर अभी आप मेरे साथ जुड़े रहे तो दुनिया को यही लगेगा कि मैं अपनी बहन के होने वाले हस्बैंड को अपनी जाल में फंसा रही हूँ, और मैं कोई घटिया लड़की नहीं हूँ जो अपने ही होने वाले जीजा जी पर नजर डालूं। इसीलिए अच्छा होगा कि आप मुझसे दूरी बनाकर रखें। अगर यह सगाई नहीं हुई होती तो मैं इस बारे में सोच भी सकती थी और शायद अपनी मॉम की आखिरी इच्छा समझकर आपसे जुड़ जाती है, लेकिन अब आप मेरे बहन की होने वाले पति है और इस बात को कोई नहीं झुक सकता। इतना बोलकर वह मायूस होने की एक्टिंग करते हुए नजरें झुका लेती है और धीमी आवाज में बोले, सावित्री माँ, मुझे कमरे में ले जाए, मुझे अपने शरीर में दर्द हो रहा है, अब मुझे बैठा नहीं जा रहा। सावित्री देवी भी उसका सिर सहलाकर बोली, ठीक है अनाया बिटिया, चलो मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले जाती हूँ। इतना बोलकर वह किसी पर भी ध्यान दिए बिना अनाया को उसके फ्लो पर ले जाती है। जाते हुए अनाया की आंखें हल्की से नम थी और उसने सिर झुकाया हुआ था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे अनाया कितनी बेचारी लड़की है और उसे सगाई से कितना दर्द हुआ, यहाँ तक कि उसकी सबसे ज्यादा दर्द उसके माँ बाप के धोखे से हुआ। विशाल की माँ कपूर कपल को देखते हुए व्यंग भरे अंदाज में बोली, अच्छी चाल चली आपने मिस्टर और मिसेस कपूर, हमें नहीं पता था कि कपूर खानदान इतना चालबाज है।
वहीं राजेश कपूर को जिस बात का डर था वही हो रहा था। अब मेहता खानदान का गुस्सा उन पर उतरने वाला था। वो सोच रहे थे कि इन सब से कैसे बचा जाए। क्या कपूर खानदान खुद को बचा पाएगी? और क्या आगे चल कपूर खानदान पर आने वाली ही कोई नई मुसीबत? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।